हेलो एवरीबॉडी, दिस इज श्रद्धा फ्रॉम eConstruct Design and Build Private Limited। इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे फ्रेशर्स हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं और मैंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है जो कि कॉमन और बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें अपना एक्सपीरियंस मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगी कि जो बेसिक कॉमन छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं तो उसके ऊपर कैसे ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो जॉब है ये बेसिकली है क्या? ये एक फ्रूट है। जॉब आपको मिलता है अंत में, पर उसके पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए या करनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, जिसके बाद एज ए रिजल्ट आपको जॉब मिलता है। अब टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज और रेलेवेंट एक्सपीरियंस ये चीजें तो मैटर करती है, ये सब आपको पता ही है। पर क्या आपको पता है इन चीजों को छोड़ के भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं पर वो मैटर करती है। वो चीजें क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। तो वो छोटी छोटी गलतियां क्या है जो फ्रेशर्स अक्सर करते हैं जाने अनजाने में। किसी भी फ्रेशर को जॉब कैसे मिलता है? जॉब 3 तरीकों से मिल सकता है। एक, अगर आपके कैंपस में कोई कंपनी आई है तो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट आपको जॉब मिल सकता है। ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ होगा। 50 या 60 लोगों के साथ ही आप कॉम्पीट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 लोगों से अगर फुल कैंपस हुआ है तो। और दूसरा जो तरीका है जिससे फ्रेशर्स को जॉब लग सकता है वो ये हो सकता है कि कोई रेफरेंस है, अगर कोई आपको रेफर कर दे और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाए तो आपको जॉब मिल सकता है। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आपको अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला तो पास आउट होने के बाद आप बाहर आने के बाद खुद से अलग अलग साइट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे monster.com, naukri.com, shine.com या workindia.com एक्सेट्रा। इन सारी साइट्स पे आप अपना रेज्यूम डालेंगे, वो रेज्यूम एचआर के पास जाएगा, वहां से शॉर्टलिस्ट होगा और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ये एक कॉमन तरीका है जिसमें किसी भी फ्रेशर को जॉब लग सकता है। पर ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर फ्रेशर्स ध्यान नहीं देते और जो मैंने ऑब्जर्व किया है जितने भी फ्रेशर्स ने हमारी कंपनी में अप्लाई करते हुए कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की है, मैं इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपने ये मिस्टेक्स किए तो आप सुधार सकते हैं और अगर आपने नहीं किए तो बहुत अच्छे, आपको जल्दी ही या तो जॉब मिल गया होगा या मिल भी जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जॉब मिलने की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है एचआर के इनबॉक्स से। एचआर के इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे रेज्यूम्स आते हैं। कोई भी एक एचआर अगर कंप्लीट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हैंडल करता है कंपनी में तो उसको प्यून की पोजीशन के लिए या ड्राइवर पोजीशन के लिए भी सीवी आ सकता है और सीईओ की पोजीशन के लिए भी सीवी आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रेज्यूम भेजें तो सब्जेक्ट लाइन में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द मेल में आपको ब्रीफली लिखना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन के लिए काम करते हैं और आपके स्किल सेट्स क्या है। ये ब्रीफली एक पैराग्राफ में आप मेंशन कर सकते हैं और अटैचमेंट में आपका रेज्यूम्स या सीवी और एंड पोर्टफोलियो, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। तो ये तरीका है किसी भी एचआर को मेल भेजने का। जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखी है, सबसे पहले कुछ लोग एचआर को रेज्यूम तो भेज देते हैं पर सब्जेक्ट लाइन में कुछ नहीं लिखते और बॉडी ऑफ द मेल में भी कुछ नहीं लिखते और सिर्फ रेज्यूम भेज देते हैं। तो इसका मतलब आप एचआर को एक एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं कि वो आपका रेज्यूम को डाउनलोड करे और डाउनलोड करके ये देखे कि मेरी कंपनी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें से ये कहाँ फिट होता है। तो आप एक्स्ट्रा काम एचआर को दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट भी होगा और आपको कॉल भी आने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई रेज्यूम भेज रहे हैं अपना एचआर को तो आपने कहाँ पे उस जॉब पोजीशन को देखा, उसका कोई जॉब कोड अगर आपके पास है तो सब्जेक्ट लाइन में जॉब कोड डाल दीजिए और सब्जेक्ट लाइन में बहुत ही क्लियरली लिख दीजिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए किस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और नंबर ऑफ ईयर्स या फ्रेशर वो भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या फ्रेशर वो भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और आप जिस ईमेल आईडी से ये सब भेज रहे हैं वो बहुत ही फॉर्मल साउंड करना चाहिए। आपका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एंड मे बी सम न्यूमेरिक, अगर वो अवेलेबल नहीं है नाम तो कोई न्यूमेरिक ऐड कर सकते हैं @whatever.com। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको बहुत ही प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन, बॉडी ऑफ द मेल और रेज्यूम अच्छा होना चाहिए। कई लोग जो रेज्यूम्स लेकर आते हैं या फिर जो भेजते हैं उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, ठीक तरीके से उसको एडिट भी नहीं किया होता है और ठीक तरीके से आपके पास क्या क्या हुनर है उसका पूरी तरीके से उसमें लिखा नहीं होता है।
तो अगर आप फ्रेशर है तो एक बात ध्यान रखिए, आपके पास 2 से 3 टाइप के अपने पोर्टफोलियोज रेडी होनी चाहिए। एक होगा आपका सिंगल पेज रेज्यूम, दूसरा होगा सीवी जिसमें आप डिटेल में कुछ लिख सकते हैं, और तीसरा जो आपके पास रखेंगे आप वो है पोर्टफोलियो। अगर आप फ्रेशर है तो अपने पास 1 पेज रेज्यूम रखिए, जिसमें एक सिंगल पेज में आपका जितना भी स्किल्स है या जो भी आप बताना चाहते हैं एचआर को, वो बहुत ही ब्रीफली 1 पेज में आ जाए। और अगर आपके पास और ज्यादा डेटा है, अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी इंटर्नशिप्स की है, तो आप इसको और बड़ा एक रेज्यूम भी बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं बाय एनी चांस, अगर आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की है, जो कि हम लोग हमेशा बताते रहते हैं हर छुट्टियों में, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या अगर आप किसी को जानते हो जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में है, तो उनको बताइए कि हर छुट्टियों में इंटर्नशिप्स कीजिए और इंटर्नशिप्स में किए हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिए, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस दिलवाते हैं। पास आउट होने से पहले ही आपको 5 से 6 महीने का एक्सपीरियंस अपने पोर्टफोलियो में आप दिखा सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स के स्नैपशॉट, फोटोज ये सब भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट किए हैं तो उसमें आप स्ट्रक्चर्स के स्नैपशॉट डाल सकते हैं। अगर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आर्किटेक्चरल के पूरे ड्राइंग्स का स्नैपशॉट आप डाल सकते हैं। अगर आपने साइट पे इंटर्नशिप की है तो आपने किस साइट पे इंटर्नशिप की, साइट के उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, लोकेशन क्या था, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, क्लाइंट कौन है, और एक्चुअल साइट पिक्चर्स, और इस पूरी इंटर्नशिप में आपका रोल क्या था, ये सब लिख के आप एक पोर्टफोलियो जैसा कुछ बना के अपने पास रख सकते हैं, जिसको आप मेल भी कर सकते हैं और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसे लेके जा सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपका जो इंप्रेशन पड़ेगा वो बहुत ही अलग लेवल पे पड़ेगा। जो फर्स्ट स्टेप है अपने जॉब सर्च में वो होता है रेज्यूम भेजना, और दूसरा होता है जब रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए। अब एचआर के इनबॉक्स में हजारों ईमेल्स रोज आते रहते हैं और उसमें से आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए। एक बार वो शॉर्टलिस्ट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपको कॉल आता है, या तो एचआर आपको खुद कॉल करते हैं कि आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया और आपसे फर्स्ट लेवल पे बात करते हैं, या फिर आप एचआर को कॉल कर सकते हैं कि मैंने इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया है और ये ईमेल मैंने आपको आज इस ईमेल आईडी पे मैंने अपना रेज्यूमे भेजा है। तो अब ये जो सेकेंड लेवल होता है जब आपका एक्चुअल कॉल पे बात होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आपको वो ऑफिस में बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपके टोन में आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये सब दिख के आता है। और कई सारे फ्रेशर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो लोग रेज्यूम भेज देते हैं, उसके बाद कॉल करके बोलते हैं मैंने रेज्यूम भेजा है, मेरा क्या हुआ आगे। देखिए, आपको ये समझना होगा एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से कि एचआर को 500, 600 एक दिन में बहुत मेल्स आते हैं, एक जॉब पोजीशन के लिए हजारों एप्लीकेशंस आते रहते हैं। आपको बताना होगा कि आपने एग्जैक्टली किस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया, और वो भी बहुत कम टाइम में। एचआर को ज्यादा पूछने का चांस मत दीजिए, पहले 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में क्लियर कर दीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, और बहुत ही मैच्योर्ड वे में आप ये सब पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप किसी भी एचआर से बात करने से पहले या किसी भी कंपनी में अगर आपने अप्लाई किया है तो उनकी वेबसाइट पे जाके उनका एड्रेस, उनकी सर्विसेज, उनका वर्क कल्चर, ये सब कुछ आप पहले से पता करके रखिए, ताकि जब आप एक्चुअली इंटरव्यू में जाए या जब एचआर से बात करें तो एचआर को ये बात पता चल जाएगी कि आपने ऑलरेडी कंपनी के ऊपर रिसर्च किया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि आपको इंटरेस्ट है उस कंपनी में, आप ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा आपके, जो आपके फेवर में जाएगा। तो अब दूसरी चीज ये हो गई कि जब आप फोन पे बात करते हैं, कई लोग ये भी ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम सो एंड सो एरिया, मुझे बताइए वहां कौन सी बस आती है। आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में खुद ही फिगर आउट कीजिए कि वहां पहुंचना कैसा है। कई फ्रेशर्स कॉल करके पूछते हैं कि अब मुझे बताइए कौन सी बस वहां से आपके ऑफिस तक आएगी। अब जरूरी नहीं है कि एचआर के पास इतना टाइम है और आपको ये सब बताने के लिए, और दूसरी बात, आपका इंप्रेशन भी खराब हो सकता है। अब तीसरी चीज आती है इस पूरी प्रोसेस में, जब आप एक्चुअली इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब इंटरव्यू में आप सबको पता है कि टेक्निकल स्किल, नॉलेज और आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये 3 चीजें मैटर करेंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब चीजें बाद में आती है। इन सब चीजों से पहले कुछ है जो आता है और जो आपको पता भी नहीं चलता है कि अननोइंगली इन चीजों को एचआर नोटिस करते हैं। कई सारे एचआर इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं
कि जब आप दरवाजा खोल के अंदर आते हैं और वहां सीट पे बैठ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उतने टाइम में ही आपका इंप्रेशन एचआर के ऊपर पड़ चुका होता है, जो या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अब आपको करना यह है, जब आप फिजिकली वहां पे पहुंचेंगे तो आपको टाइम पे पहुंचना है। सबसे पहली बात, जो भी टाइम आपको मिला आप कोशिश कीजिए कि 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले वहां जाके बैठ जाए, ताकि आप वहां पे जाके थोड़ा सेटल हो जाए और वहां का एक ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट का आइडिया भी ले सके। उसके बाद जब आप एक्चुअली इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है जो अननोइंगली ऑब्जर्व करते हैं एचआरस। वो है A, B एंड C। A इज अपीयरेंस, B इज बॉडी लैंग्वेज एंड C इज कम्युनिकेशन। अब जो A है विच इज अपीयरेंस, ये बहुत मैटर करता है। कई लोगों को आज भी ये बताना पड़ता है कि फॉर्मल्स में आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए। कुछ कंपनीज में ड्रेस कोड नहीं होता, कुछ में ड्रेस कोड होता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करेंगे उस कंपनी के बारे में तो उसके वर्क कल्चर के बारे में पता कर लेंगे। या टू बी ऑन सेफर साइड, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप फॉर्मल्स में किसी भी कंपनी में पहुंचे। तो अभी फॉर्मल्स कई सारे फ्रेशर्स जीन्स में या टोन जीन्स में या टी शर्ट में आ जाते हैं क्योंकि वो जस्ट कॉलेज से निकले होते हैं। पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बात जानें कि अगर आप फ्रेशर है, कॉलेज में थे वो तो ठीक है, पर कॉलेज खत्म हो चुका है और अब आपको ट्रांजिशन करना है कॉलेज से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट एटिकेट्स क्या होते हैं, इन चीजों का स्टडी आपने अगर शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। तभी इस ट्रांजिशन को आप स्मूथली कर पाएंगे फ्रॉम कॉलेज टू कॉर्पोरेट। तो ये हो गया ड्रेसिंग के बारे में। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप फॉर्मल्स में जा रहे हैं तो सेफ कलर्स, जो फॉर्मल कलर्स है आपके ड्रेस चूज करने के लिए, वो है ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे। ये 3 बहुत ही सेफ कलर्स है जो आप कभी भी पहन सकते हैं किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी कंपनी में, चाहे वो स्टार्टअप कंपनी हो, ग्रोइंग कंपनी हो या वेल एस्टैब्लिश्ड एमएनसी हो। इनको हम बोलेंगे सेफ कलर्स। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने वैसे एजुकेशन पे तो बहुत खर्चा ऑलरेडी कर लिया है, कुछ और इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छे फॉर्मल्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ए है अपीयरेंस, ये बहुत मैटर करने वाला है। तो ब्लू, ब्लैक और ग्रे कलर की पैंट्स आपके पास होनी चाहिए। शर्ट्स में भी व्हाइट शर्ट तो बहुत ही कॉमन है और व्हाइट शर्ट अच्छा भी लगता है। अगर आपको ब्लैक पसंद है तो आप एक ब्लैक शर्ट रख सकते हैं, ब्लू शर्ट रख सकते हैं, और वैसे कलर्स में बहुत सारे ऑप्शंस है। बट टू बी ऑन सेफर साइड, एक व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक शर्ट, एक ग्रे शर्ट या एक ब्लू शर्ट, इस टाइप के कलर कॉम्बिनेशंस आप अपने पास रख सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता है कि बेल्ट अगर आप ब्लैक कलर का पहन रहे हैं तो आप शूज भी ब्लैक कलर के पहनिए। अगर आप ब्राउन कलर का बेल्ट पहनेंगे तो ब्राउन कलर के शूज पहनिए। कई बार जब आप बहुत ट्रैवल करके इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, आपका शर्ट भी इधर उधर हो जाता है और आप अपने जो स्लीव्स है उसको आप कैसे भी ऐसे ऊपर ले लेते हैं। तो प्लीज ये 2 चीजों पे खास ध्यान रखिए। अगर आपका शर्ट यहाँ वहाँ हो गया है तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेचेबल बेल्ट्स मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपका शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और जब आप फोल्ड कर रहे हैं अपने स्लीव्स को तो उसको फोल्ड करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है। उसको आप 3/4 फोल्ड कीजिए और फिर एक बार फोल्ड कीजिए। उसको शर्ट को आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए कि वो ऐसे बहुत सारे रिंकल्स ना बनाए। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एक तो आपको अपने ड्रेस पे ध्यान देना है और ड्रेस किस तरीके से आप पहन रहे हैं और कैसे कैरी कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इंटरव्यू में आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। शूज में भी आपके पास फॉर्मल शूज होने चाहिए जो कि ब्लैक एंड ब्राउन। टू बी ऑन सेफर साइड आप 2 शूज रख सकते हैं ब्लैक एंड ब्राउन, जिसमें या तो लेस वाले शूज आप रख सकते हैं या जो नॉर्मल शूज आते हैं दूसरे विदाउट लेस वाले, आप वो प्रीफर कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाए तो अच्छा दिखे और अच्छा स्मेल करे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका हेयर स्टाइल की बात करें तो आपके बाल वेल ग्रूम्ड होने चाहिए और आपको ठीक से शेव करना चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हैं, इट शुड बी प्रॉपरली ट्रिम्ड। ये सारी चीजें हैं जो आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में हेल्प करेंगी। अगर आप वॉच पहन रहे हैं तो प्लीज बहुत ही टैकी वॉच ना पहने, एक नॉर्मल डिजाइन का ही वॉच होना चाहिए जो आपको एक फॉर्मल लुक दे। बहुत ही टैकी टाइप का वॉच आपको नहीं पहनना चाहिए। अगर आप गर्ल कैंडिडेट है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इंडियन वेयर पहन सकते हैं, आप वेस्टर्न वेयर भी पहन सकते हैं, और पर जो भी आप पहनेंगे यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप पैंट और शर्ट भी पहन सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का जॉब इंटरव्यू है और किस टाइप का जॉब पोजीशन है।
अगर आप स्कर्ट पहन रहे हैं तो ऑलवेज गर्ल्स प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप स्कर्ट और टॉप पहन के जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो फॉर्मल स्कर्ट होना चाहिए और बिलो नी लेंथ का होना चाहिए। कोई भी स्कर्ट जो अबव नी लेंथ का होता है वो फॉरेन में भी फॉर्मल्स नहीं माना जाता है। और अगर आप इयररिंग्स पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि यू स्टिक टू वेरी मिनिमल ज्वेलरी एंड मिनिमम मेकअप, क्योंकि बहुत ही टैकी मेकअप और टैकी ज्वेलरी इंटरव्यू के लिए इनएप्रोप्रिएट लग सकती है। और जहां तक बालों का सवाल है, अगर आपके छोटे बाल है तो आप उसको खुले रख सकते हैं, अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आपको उसे टाई कर लेना चाहिए ताकि एक क्लीन लुक मिले और आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। अब जो अगली चीज आती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है और ज्यादातर एचआर्स को बॉडी लैंग्वेज पढ़ना यू आता है, इसके लिए बॉडी लैंग्वेज पे खास ध्यान देना चाहिए और एक्सपीरियंस के साथ आप इसको मास्टर कर ही लेंगे। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपके शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, चिन भी स्ट्रेट होनी चाहिए और आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आई कांटेक्ट से आपके कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलता है, इसलिए आई कांटेक्ट इज समथिंग दैट यू शुड keep on making, but don't make it very not in a way that you are staring at the person, पर make sure कीजिए कि आप stare ना करें पर एक healthy confident eye contact बनाए रखें। और इन सब के साथ आपके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके बॉडी लैंग्वेज में आ जाएंगी। ये हो सकता है कि पहले एक दो इंटरव्यूज में आपको ये चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ बहुत ही सिंपल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगेगा। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो कभी भी अपने हैंड्स इस तरीके से मत रखिए, क्योंकि इसका मतलब होता है यू आर नॉट ओपन टू लिसन, यू नो। तो इस वजह से आपके हाथ कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए या कभी भी टेबल पे नहीं होने चाहिए। अपने हाथों को आराम से अपने ऊपर, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो अपने ऐसे थाइस पे आप रख सकते हैं। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपने पास कम से कम सामान लेके जाइए, चाहे आप गर्ल कैंडिडेट हो या बॉय कैंडिडेट हो। एक लैपटॉप बैग अगर है, अगर वो लगने वाली है तो आप इंटरव्यू में ले जाइए। कोई और बैग आपके पास है तो रिसेप्शन पे रख दीजिए और सिर्फ पर्स आप अंदर लेकर जाइए। अगर आप बॉय कैंडिडेट है तो आप एक फाइल लेकर जा सकते हैं, अगर लैपटॉप बैग है तो वो लेकर जा सकते हैं। और कभी भी ध्यान रखिए कि आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी पर्स या आपका लैपटॉप बैग आपको कभी भी चेयर या टेबल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। या तो आपको, अगर आपकी पर्स है तो आप चेयर के ऊपर उसे लगा सकते हैं या आपको उसे नीचे रखना चाहिए साइड में, इस तरीके से कि वो किसी के पाँव में ना आ जाए, चलते वक्त वो आपके पाँव में भी ना आए जब आप उठेंगे तब। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को प्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जब इंटरव्यू के लिए अंदर एंट्री करेंगे उस टाइम पे आपका राइट हैंड हमेशा खाली होना चाहिए। हाथ में यहाँ बहुत सारी चीजें आप नहीं पकड़ सकते, जैसे कि फाइल, पेन या कोई भी चीज, लैपटॉप, ऐसी कोई चीज। आपका राइट हैंड हमेशा फ्री होना चाहिए शेक हैंड करने के लिए। अंदर आप एक स्माइल के साथ जा सकते हैं और आप शेक हैंड कर सकते हैं। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त एक अच्छा इंप्रेशन जमाएं। इंट्रोडक्शन देते वक्त आपको कभी भी आई एम मिस श्रद्धा, आई एम मिसेस श्रद्धा, आई एम मिस्टर XYZ इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। मिस्टर और मिस आपको यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आई एम श्रद्धा और माई नेम इज श्रद्धा। इस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आप हैंडशेक कर सकते हैं। अब जो हैंडशेक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप हैंडशेक दे रहे हैं तो एक बहुत ही कोल्ड हैंडशेक होता है जिसमें आप ठीक तरीके से हाथ पकड़ते भी नहीं है। एक दूसरा हैंडशेक होता है जिसमें लोग हाथ छोड़ते ही नहीं है और बहुत जोर से प्रेस कर देते हैं। ये भी गलत तरीका होता है हैंडशेक करने का। और तीसरा तरीका ये है कुछ लोगों का कि वो पकड़ के बहुत टाइम तक ऐसे करते हैं। तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हैंडशेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्चर और हैंडशेक में आपका इंप्रेशन पड़ता है। हैंडशेक के टाइम पे आपको मेक श्योर करना है 1 या 2 सेकंड से ज्यादा आप हाथ ना पकड़े, बहुत ज्यादा जोर से प्रेस ना करें या बिल्कुल ही प्रेस ना करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको एक करेक्ट हैंडशेक, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए और करेक्ट हैंडशेक करना आना चाहिए, along with a very good smile and your introduction। ये वो चीज है जो आपके प्रति एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों का इंटरव्यू 10 मिनट में ही खत्म हो जाता है और कुछ लोगों का इंटरव्यू 1 घंटा चलता है या 1 घंटे से भी ज्यादा चलता है। ये सब मैटर करता है कि आपका अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें डिसाइड करती है कि आपका टाइमलाइन इंटरव्यू का कितना होगा।
अगर आपने इंटरव्यूअर को ये दिखा दिया कि यू आर इंटरेस्टेड और अगर आपका पॉजिटिव इंप्रेशन इंटरव्यूअर के ऊपर पड़ चुका है तो वो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छी तरीके से लेंगे। और अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपका ये इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा है तो आपका टेक्निकल स्किल चाहे कितना ही हो, जब इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो वो शायद आपका इंटरव्यू अच्छी तरीके से कंडक्ट भी ना करे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं। कभी भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो एक बात ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा टेंशन लेके अगर आप बैठेंगे तो आपका टेंशन समझ में आ जाएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज में आप अगर बहुत ज्यादा फिजिट करने लग जाएंगे या टेबल पे ऐसे करेंगे या बहुत ही फिजिट करेंगे, यहाँ वहां देखेंगे, तो आपका एक ओवरऑल टेंशन दिख के आ जाएगा। वहां जाने से पहले एक बात जान लीजिए, मैंने कई सारे प्लेसमेंट ड्राइव्स किए हैं और प्लेसमेंट ड्राइव्स में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड के बाद या सेकंड राउंड के बाद डर के भाग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे उन्हें लगता है कि उन्हें कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आता, तो लेट्स नॉट अटेंड द ड्राइव। आप एक बात ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट गो देयर टू टेक द एक्सपीरियंस बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अगर वहां जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको अगर नहीं भी आते हैं तो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर, क्योंकि बहुत ज्यादा फेक करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप फेक कर रहे हैं कि आपको सब कुछ मालूम है तो इंटरव्यूअर्स तो रियलिटी ऐसे पकड़ लेते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बी ऑनेस्ट, बी सिंपल, बी काम, क्वाइट एंड गो देयर टू टेक एन एक्सपीरियंस। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये टेंशन आप लेकर कभी भी इंटरव्यू रूम में मत जाइए। यू जस्ट गो टू टेक एक्सपीरियंस बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस बिल्कुल भी दिख के नहीं आएगा और इसकी वजह से जो आपका रियल यू है वो अंदर से उभर के दिख के आएगा और आपका वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो रियल कॉन्फिडेंस होगा जो आपके इंटरव्यूअर को डेफिनेटली अच्छा लगेगा और ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा आपका ये पूरा प्रोसेस अगले लेवल पे लेकर जाने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने ABCs पे भी काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज, स्किल्स एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस। और इन सब चीजों के साथ आई एम श्योर कि आप अपना ड्रीम जॉब पा ही लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर इससे भी ज्यादा कुछ क्वेरीज है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप इसके ऊपर अपनी क्वेरीज पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।